हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आयनिक कोपोलिमराइजेशन। जैसे हम लोग तीन टाइप की रिएक्शंस देख रहे हैं। पहली रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी फ्री रेडिकल कोपोलिमराइजेशन, दूसरा था आयनिक कोपोलिमराइजेशन और तीसरा था कंडेंसेशन कोपोलिमराइजेशन। तो यहाँ पर जो है हम लोग सेकंड टाइप का आज देखेंगे, सेकंड और थर्ड टाइप का। जो पहला टाइप है वो है आयनिक कोपोलिमराइजेशन, सॉरी सेकंड टाइप। वो देखते हैं। देखिए, द मोनोमर पेयर्स व्हेन पॉलीमराइज्ड, हम लोग मोनोमर की पेयर लेंगे। एक मोनोमर तो रहता नहीं है, क्योंकि एक मोनोमर रहेगा तो होमोपॉलीमर कहलाएगा। हम लोग कोपॉलीमर कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग दो मोनोमर्स लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड मोनोमर की पेयर। तो जब हम इसको पॉलीमराइज करेंगे बाय यूजिंग आयनिक इनिशिएटर, अगर हम लोग यहाँ पर इनिशिएटर फ्री रेडिकल नहीं यूज कर रहे हैं, आयंस यूज कर रहे हैं, तो उसमें आयनिक कोपॉलीमराइजेशन होगा, जिससे हमको कोपॉलीमर मिलेगा। हियर, यहाँ पर जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व रहेगा आर द सेम एज दैट इन फ्री रेडिकल कोपोलिमराइजेशन। इसका मतलब जो हम लोगों ने प्रिंसिपल देखा था फ्री रेडिकल कोपोलिमराइजेशन में, वही प्रिंसिपल एज इट इज जो है यहाँ पर हमको दिखेगा। द copolymerization equations for the free radical copolymerization is applicable in this case। अभी देखिए, यहाँ पर जो हम लोगों ने फ्री रेडिकल कोपोलिमराइजेशन में जो इक्वेशन देखा था, वही इक्वेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देर इज हाउ एवर अ मेजर डिफरेंस वेन इट कम्स टू रिएक्टिविटी रेशियोज। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस तब आएगा जब हम लोग कंसिडर करेंगे रिएक्टिविटी रेशियोज को। Though the concept of the reactivity ratio R1 and R2 of the monomer pairs M1 and M2 is same, लेकिन यहाँ पर जो कंसेप्ट हम लोग कंसिडर करेंगे रिएक्टिविटी का, रिएक्टिविटी रेशोज का, जो R1 थे और R2 थे, जो अप्लाई होते थे, R1 मतलब M1 के लिए अप्लाई होता था, R2 मतलब M2 के लिए अप्लाई होता था, वो सेम रहेगा। द डिपेंडेंस ऑफ द अभी यहाँ पर जो हम लोग डिपेंडेंसी कंसीडर करते हैं वेरियस कोपोलिमराइजेशन के पैरामीटर्स के लिए, ये डिफरेंट रहेंगे। इन आयनिक कोपोलिमराइजेशन जो फ्री रेडिकल में थी वो डिपेंडेंसी अलग थी, आयनिक कोपोलिमराइजेशन में जो डिपेंडेंसी है वो अलग थी। इन फ्री रेडिकल कोपोलिमराइजेशन रिएक्टिविटी रेशियोज आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द मोनोमर पेयर। देखिए, जो रिएक्टिविटी रेशियोज था वो डिपेंड करता था फ्री रेडिकल कोपोलिमराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ मोनोमर के पेयर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर ऑफ द polymerization, but in ionic copolymerization they are dependent on not only on the monomer pair and temperature। देखिए, यहाँ पर जो रिएक्शन का डिपेंडेंसी है वो मोनोमर पेयर और टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्वेंट एंड द इनिशिएटर सिस्टम जो हम लोग यूज करेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। हमको सिर्फ इतना याद रखना है, फ्री रेडिकल में जो है रिएक्शन का डिपेंडेंसी टेम्परेचर के ऊपर और मोनोमर के पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आयनिक कोपोलिमराइजेशन में इसका जो रिएक्शन का डिपेंडेंसी होगा वो मोनोमर पेयर और टेम्परेचर के साथ साथ, यानी ये तो अफेक्ट करेंगे ही, लेकिन इसके साथ में सॉल्वेंट कौन सा यूज किया और इनिशिएटर सिस्टम कौन सा यूज किया उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। सिंस द रिएक्टिविटी ऑफ एन आयन as against that of free radical polymerization is very much dependent on the polarity of the polymerization system as a whole. The reactivity ratios of the same monomer pair at the same temperature can vary with the initiator and solvent system employed। अभी देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर हम लोग सेम टाइप के मोनोमर और सेम टाइप की इनिशिएटर यूज करते हैं फिर भी जो है फ्री रेडिकल में, सॉरी इसका मतलब ये होगा कि सेम रिएक्शन अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं लेकिन दो अलग अलग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं या फिर आयनिक को पॉलीमराइजेशन यूज कर रहे हैं, तो दोनों में जो है रेशो चेंज हो जाएगा, रिएक्टिविटी रेशो चेंज हो जाएगा सेम मोनोमेरिक पेयर के लिए एट द सेम टेम्परेचर। और वो डिपेंड करेगा इनिशिएटर कौन सा यूज किया और सॉल्वेंट सिस्टम कौन सी यूज किए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब सेम मोनोमर हम लोग यूज कर रहे हैं, सेम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, हम लोगों ने सिर्फ इनिशिएटर चेंज किया है, टेम्परेचर की कंडीशन सेम रखी, लेकिन इनिशिएटर और सॉल्वेंट अगर चेंज किया है तो सेम टेम्परेचर में और सेम मोनोमर पेयर होने के बावजूद वही जो पॉलीमर बनेगा वो पॉलीमर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में अलग बनेगा और आयोनिक पॉलीमराइजेशन में अलग बनेगा। सिंस द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन इज ऑल्सो डायरेक्टेड बाय द इनिशिएटर एंड द सॉल्वेंट सिस्टम, द सेम मोनोमर पेयर कैन अगेन हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी रेट्स। अभी देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर बोला गया है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है इसका इसके ऊपर असर पड़ता है इनिशिएटर का, और हम लोगों ने कौन सा सॉल्वेंट यूज किया उसका भी असर पड़ता है। तो सेम मोनोमर पेयर अगर हम लोग यूज करते हैं
तो उसमें भी डिफरेंट रिएक्टिविटी रेट हमको दिखेंगे, जो डिपेंड करेगा ऑन वेदर दे अंडरगो। एक तो उसका कैटायनिक कोपॉलीमराइजेशन हो सकता है या फिर अनायनिक कोपॉलीमराइजेशन हो सकता है। अगर कैटायनिक होता है तो भी उसका रिएक्शन का रेशो चेंज हो जाएगा, रिएक्टिविटी रेट चेंज हो जाएगा, और अगर अनायनिक करते हैं तो भी उसका रिएक्शन का रेट चेंज हो सकता है। We notice therefore that since the same monomer pair will have different values of R1 and R2 depending on the mode of propagation, यानी कि हमको यहाँ पर ऐसा दिखता है कि अगर हम लोगों ने सेम मोनोमर की पेयर यूज की है तो भी उसकी जो वैल्यूज है R1 और R2 की, वो डिपेंड करेगी मोड ऑफ प्रोपोगेशन के ऊपर। तो सेम मोनोमर पेयर बाय डिफरेंट टेक्निक्स विल गिव कोपॉलीमर ऑफ एंटायरली डिफरेंट मोनोमरिक कंपोजिशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग सेम मोनोमरिक पेयर भी यूज करते हैं, लेकिन अगर उसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, तो उससे हमको जो कोपॉलीमर मिलेंगे उनकी जो मोनोमरिक कंपोजिशन होंगी वो टोटली डिफरेंट होगी। द वेल नोन एग्जाम्पल इज कोपॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर पेयर मिथिल मिथैक्रिलेट स्टायरीन। अभी देखिए यहाँ पर जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पॉलीमराइजेशन हम लोग करेंगे पेयर का, जिसमें हम लोग एक मिथिल मिथैक्रिलेट नाम का मोनोमर यूज करेंगे, दूसरा यूज करेंगे स्टायरीन, हुज कंपोजिशन कर्व्स आर गिवन बिलो, आर गिवन इन बिलोस फिगर। अभी यहाँ पर नीचे जो है फिगर दिखाई गई है, डायग्राम दिखाई गई है, उसमें जो है उसका कंपोजिशन का हमको कर्व दिख जाएगा। एट एन इनिशियल इक्विमोलर रेशो ऑफ द स्टायरीन टू मिथिल मिथैक्रिलेट। अभी देखिए शुरुआत में जो है इक्विमोलर मिक्सचर लिया गया है मिथिल मिथैक्रिलेट का, shown by the vertical broken line in the figure। the free radical copolymerization using same monomer pair benzoyl peroxide yields a copolymer containing roughly 50% of the styrene। a cationic copolymerization initiated by the uh, boron trifluoride etherate gives a copolymer containing more than 95% of the styrene, while the anionic copolymerization with the triphenyl methyl sodium results in the copolymer having less than 5% styrene। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम की तरफ देखिए। ये 0 to 100 जा रहा है स्टायरीन, और नीचे में 100 से लेकर 0 तक जा रहा है मिथिल। ये बीच वाली जो वर्टिकल लाइन है, बीच वाली वर्टिकल लाइन में हमको दिख रहा है कि उसका सेम कंपोजिशन हम लोगों ने लिया है। तो सेम कंपोजिशन लेने के बाद भी क्या हो रहा है देखते हैं। तो देखिए अनायनिक में कंडीशन चेंज हो रही है, कटायनिक में कंडीशन चेंज हो रही है, और दोनों का 50-50% ऐड होकर जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है सिर्फ फ्री रेडिकल में। यानी कटायनिक में अगर यहाँ पर बताया गया है नीचे, जैसे कटायनिक कोपॉलीमराइजेशन इनिशिएटेड बाय द बोरॉन फ्लोराइड इथरेट गिव्स कोपॉलीमर कंटेनिंग मोर देन 95% ऑफ द स्टायरीन। अभी देखिए कटायनिक में क्या हो रहा है, कटायनिक में स्टायरीन बढ़ गया, लेकिन जो मिथिल मिथैक्रिलेट था वो सिर्फ 5% बचा है। लेकिन अनायनिक में उल्टा हो गया, अनायनिक में 5% स्टायरीन है और बाकी 95% जो है वो मिथिल मिथैक्रिलेट है। लाइन से हम लोग कंसिडर करेंगे, यहाँ से नीचे से ऊपर जाते हैं तो स्टायरीन का क्वांटिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ स्टायरीन कम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनायनिक में स्टायरीन कम है, मिथैक्रिलेट ज्यादा है। या केटायनिक में स्टायरीन ज्यादा है तो मिथैक्रिलेट कम है, लेकिन फ्री रेडिकल में दोनों सेम कंडीशन में दिख रहे हैं हमको। While the anionic polymerization with the triphenyl methyl sodium results in the copolymer having less than 5% styrene. Determining the reactivity ratios and the copolymer compositions obtained from the monomer pair using a new catalyst and comparing the same with the values obtained for the same pair with the known initiator system is therefore a very useful method for understanding the mechanism of by which the new catalyst system brings about the copolymerization। इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर हम लोग नया कैटलिस्ट यूज करते हैं लेकिन मोनोमर की पेयर अगर सेम रखते हैं तो उसकी वैल्यू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यानी सेम पेयर के साथ अगर हम लोग इनिशिएटर सिस्टम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो है हमारा पॉलीमर जो है डिफरेंट टाइप का कंपोजिशन दिखाएगा। इसका मतलब इस मेथड से हम लोग आसानी से जो मैकेनिज्म है नया कैटलिस्ट डालने के बाद कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है उसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा उसने मैकेनिज्म फॉलो किया। जो लास्ट वाला है वो है पॉली कंडेंसेशन कोपॉलीमराइजेशन, इसी का दूसरा नाम है कोपॉली कंडेंसेशन। अब ये कैसे काम करता है वो देखते हैं। देखिए वी आर फेमिलियर विद द पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन, हमको पता है कि पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल में जो है दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो उसका कंटिन्यूसली
पॉलीमराइजेशन होते चलेगा। तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर है, अगर इसके साथ हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, हम लोग इसको उल्टा लिख देंगे, यार लिखेंगे इधर ये ओ एच लिखेंगे और ये लिखेंगे सी ओ ओ और एच। तो ये ओ एच और ये एच निकल के चले जाएंगे और उसका पॉलीमराइजेशन होगा तो हमको नया स्ट्रक्चर मिलेगा, एच ओ आर सी ओ, उसके बाद फिर से ओ और फिर आर और फिर सी ओ एच, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। इस केस में जो है बाय प्रोडक्ट मिला था एच टू ओ। एच टू ओ मिलने के लिए या फिर कोई भी बाय प्रोडक्ट जो इजी है वो मिलने के लिए हमको एक ही खासियत याद रखनी पड़ेगी कि इस केस में हमको दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप चाहिए थे एक मॉलिक्यूल के ऊपर। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग जो कंसिडर करने वाले हैं उसमें क्या होगा, उसमें जो कंसिडर करेंगे हम लोग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। तो समझ के चलते हैं, एक मॉलिक्यूल आर कंसिडर किया, दूसरा मॉलिक्यूल आर डैश कंसिडर किया। इसके पास समझ लीजिए ओ एच है तो दोनों साइड में ओ एच रहेंगे, इसके पास दोनों साइड में सी ओ एच रहेंगे। तो इस केस में ही दोनों की एडिशन पॉसिबल है क्योंकि ये खुद के साथ कंडेंस नहीं हो पाएगा और ये भी खुद के साथ कंडेंस नहीं हो पाएगा। तो ये ओ एच और ये यहाँ का एच लेके चले जाएगा। इस तरीके से इसके बाद ये मॉलिक्यूल आएगा, इसके बाद फिर से ये मॉलिक्यूल ऐड होते चले जाएगा। तो ऐसे हमको अल्टरनेटिंग पॉलीमर मिल सकता है। तो इस रिएक्शन को देखते हैं कैसे होगा। देखिए, we are familiar with the polycondensation reaction wherein a pair of difunctional monomer is used to form a homopolymer if the reactants in the polycondensation reaction are more than a single pair। लेकिन अगर हम लोग कैसा कंसिडर करते हैं कि पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन ही हो रही है लेकिन वहां पर जो हम लोग रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं उसमें जो मोनोमर यूज कर रहे हैं वो मोर देन अ सिंगल पेयर है, तो देयर इज अ कोपॉलीकंडेंसेशन रिजल्टिंग इन द कोपॉलीमर। तो यहाँ पर जो है हमको कोपॉलीकंडेंसेशन मिलेगा। कोपॉलीकंडेंसेशन का ही दूसरा नाम है कंडेंसेशन कोपॉलीमराइजेशन। The simple polycondensation and co-polycondensation reactions can be represented as follows। अभी देखिए एक रिएक्शन कैसे होगी। देखिए ए आर ए लिखा है प्लस बी आर डैश बी लिखा है जैसा हम लोगों ने पहले कंसिडर किया था। ए मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, बी मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है और आर आपकी अल्केन चेन है। तो इसके बाद क्या होगा देखिए, जो ए और बी है दोनों रिएक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमको मॉलिक्यूल मिलेगा ए आर ए बी कंबाइन हो गए प्लस आर डैश बी, ये कंबाइन मॉलिक्यूल है और एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा जो ए और बी के रिएक्ट होने की वजह से निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है देखिए, को पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन में ए आर ए प्लस बी आर डैश बी प्लस ए आर डैश ए आएगा, ये डबल डैश नहीं है ए डैश है क्योंकि ये मॉलिक्यूल हम लोगों ने डबल लिया है ए आर ए वाला। तो ए बी कंबाइन हो जाएगा यहाँ पर और फिर से ये बी ए कंबाइन होगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर ए भी आ गया यहाँ पर बी आ गया और दो बाय प्रोडक्ट मिलेंगे। सिमिलरली आप रिएक्शन को कंटिन्यूसली करते चल सकते हो। तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल डिफरेंट होने की वजह से जो है ये कभी वन दिखाया, कभी सिंगल डैश, कभी डबल डैश, कभी ट्रिपल डैश। आप लोगों ने ऐसा कंसिडर नहीं किया तो भी चलेगा, आप सिंपल मॉलिक्यूल दिखा सकते हो। यानी ए आर ए अगर है तो यहाँ पर डैश नहीं लिखेंगे, बी के लिए सिर्फ डैश रखेंगे तो यहाँ पर डैश नहीं आएगा और यहाँ पर सिंगल डैश आएगा। तो ये कंटिन्यूसली हम लोग कंबाइन करते चले जाएंगे तो हमको बाय प्रोडक्ट जो है जितनी बार आपको ए बी या फिर बी ए दिखता है उतने बाय प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलते चले जाएंगे। वेयर ए बी आर फंक्शनल ग्रुप्स कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग कंडेंसेशन रिएक्शन। द कोपॉलीमर अब यहाँ पर जो देखिए ए और बी जो है वो फंक्शनल ग्रुप है जिनका कंडेंसेशन होता है। The copolymer obtained by copolymerization are sometimes referred to as mixed copolycondensation condensates। अभी देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, जो कोपॉलीमर हमको यहाँ पर मिलते हैं कोपॉलीमराइजेशन में तो उसको हम लोग पॉलीकंडेंसेट्स भी बोलते हैं। मिक्स्ड पॉलीकंडेंसेट्स एंड मिक्स्ड पॉलीस्टर्स आर सॉरी मिक्स्ड पॉलीअमाइड्स एंड मिक्स्ड पॉलीस्टर्स आर वेल नोन एग्जाम्पल्स इन दिस रिगार्ड। अभी देखिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसके वो है मिक्स्ड पॉलीअमाइड, यानी पॉलीअमाइड ही लेंगे लेकिन मिक्स टाइप के लेंगे, और पॉलीस्टर भी लेंगे तो मिक्स टाइप का लेंगे ना, दो अलग अलग टाइप के ईस्टर वहां पर कंबाइन होंगे या फिर दो अलग अलग टाइप के अमाइड्स कंबाइन होंगे तो हमको ये रिएक्शन मिलेगी। द सिंपल पॉलीस्टर लेंगे हम लोग पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं पीईटीपी पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट, जो बनता है डाइमिथिल टेरेफ्थैलेट और इथिलीन ग्लाइकॉल से। देखिए दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिए हैं, एक है डाइमिथिल टेरेफ्थैलेट, इसका मतलब
यहाँ पर टेराफ्थलेट मॉलिक्यूल है डाइमिथिल के साथ, और दूसरा जो है इथिलीन ग्लाइकॉल दो OH ग्रुप के साथ PET, आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल एरोमेटिक रिंग्स। अभी देखिए इसमें क्या होता है, इस केस में जो है लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल एरोमेटिक रिंग्स है इन द चेन बैकबोन। अभी चेन बैकबोन में ही अगर पैरेलल टाइप के एरोमेटिक रिंग्स है तो इसका मतलब पैरेलल मतलब एकदम हाईली ऑर्डर्ड हो गया, हाईली ऑर्डर्ड मतलब हाईली क्रिस्टलाइन हो जाएगा और रिजिड हो जाएगा, एंड हेंस डिफिकल्ट टू प्रोसेस। इसका मतलब अगर ऐसा मॉलिक्यूल हमको मिलता है जिसमें सारे के सारे चेन्स पैरेलल है, तो टोटल हमारा जो रिजिड मॉलिक्यूल हमको मिलेगा उसको हम लोग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अ स्मॉल परसेंट ऑफ अ डायमिथिल आइसोथैलेट, अभी देखिए डायमिथिल थैलेट नहीं यूज किया हम लोगों ने, डायमिथिल आइसोथैलेट यूज किया, थोड़ी सी उसकी जो नेचर है थोड़ा चेंज कर दिया। तो व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर, थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी रिएक्शन मिक्सचर में डाल देंगे तो रिजल्ट्स इन अ कोपॉलीमर ऑफ अ मिक्स्ड पॉलीइस्टर। तो यहाँ पर जो है मिक्स्ड पॉलीइस्टर बन जाएगा, वेयर इन द पैरालिंकेजेस आर इंट्रोड्यूस्ड एट द रैंडम विद मेटालिंकेजेस। तो यहाँ पर क्या होता है, पैरालिंकेजेस के साथ साथ रैंडमली मेटालिंकेजेस भी अटैच हो जाते हैं। इसका मतलब सारे के सारे पैरा में रहेंगे तो एकदम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन अगर मेटा लिंकेजेस है तो थोड़ा आड़ा तिरछा स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसकी रिजिडिटी कम हो जाएगी क्योंकि पैरेलल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, विच reduces द क्रिस्टलिनिटी एंड चेन रिजिडिटी। देखिए पहला स्ट्रक्चर पूरे पैरा लिंकेजेस है, देखिए पैरा पैरा पोजीशन पे लग चुके हैं, तो यहाँ पर जो है पैरेलल स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन बीच में कुछ कुछ मेटा लिंकेजेस आ जाएंगे। सेकंड केस में जब हम लोगों ने क्या किया, डायमिथिल आइसोथैलेट यूज किया डायमिथिल टेराफ्थलेट की जगह पे, तो इस केस में मेटल लिंकेजेस आने की वजह से जो स्ट्रक्चर है स्ट्रेट लाइन वाला स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके क्रिस्टलिनिटी कम हो गई। सिमिलरली नायलॉन 6,6 इज अ पॉलीअमाइड, ये पॉलीअमाइड है जिसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं पॉलीकंडेंसेशन ऑफ द हेक्सामिथिलीन डायमीन से, एंड एडिपिक एसिड, यानी यहाँ पर हम लोग हेक्सामिथिलीन डायमीन यूज करेंगे और एडिपिक एसिड यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए एडिपिक एसिड में 2 COOH, हेक्सामिथिलीन डायमीन में 2 NH2। नायलॉन 6,6 अ टफ एंड फेयरली क्रिस्टलाइन मटेरियल, देखिए एक टफ मटेरियल है और ज्यादा क्रिस्टलाइन मटेरियल है, हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 270 डिग्री सेल्सियस। इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस पॉलीअमाइड इज टू बी इंक्रीज, देखिए अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाना है, we can easily do so by the co-polycondensation of hexamethylene diamine, एडिपिक एसिड एंड टेरेप्थिलिक एसिड। अभी देखिए क्या कर सकते हैं, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हमको बढ़ाना है तो हम हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड के साथ अगर टेरेप्थिलिक एसिड यूज करते हैं तो इसका आसानी से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाया जा सकता है। व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज दैट द रिजल्टेंट पॉलीअमाइड इंस्टेड ऑफ containing purely aliphatic chains all through the chain backbone contains an aromatic nucleus. Also this results in an increase in its crystallinity and hence the melting point depending on the ratio of the adipic acid to the aromatic डायएसिड। अभी इसका मतलब क्या हो जाएगा देखते हैं। इस केस में जो है रिजल्टेंट पॉलीअमाइड जो है इंस्टेड ऑफ कंटेनिंग प्योरली एडिपिक एसिड, रिजल्टेंट पॉलीअमाइड में प्योरली एडिपिक एसिड नहीं रहेगा ऑल थ्रू द चेन बैकबोन, लेकिन उसमें कुछ ट्रेसेस आ जाएंगे एरोमेटिक न्यूक्लियस के। देखिए वो स्ट्रेट चेन नहीं है, अभी एरोमेटिक न्यूक्लियस उसमें आ गया है, एरोमेटिक न्यूक्लियस आने की वजह से, और वो भी स्ट्रेट चेन वाला क्योंकि पैरालिंकेज वाला, तो उसकी वजह से जो है इसकी क्रिस्टलिनिटी बढ़ जाएगी और इसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और वो डिपेंड करेगा ऑन द रेशियो ऑफ एलिफेटिक डायएसिड टू एरोमेटिक डायएसिड। और रेशियो देखना पड़ेगा, जितना ये रेशियो बढ़ता जाएगा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते चला जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल कंसीडर करके देख सकते हैं, एक हेक्सामेथिलीन डायमीन लिया है, उसके साथ हम लोगों ने लिया एडिपिक एसिड, हमारा एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना है जिसमें दोनों स्ट्रक्चर्स में एक में 6 CH2 स्ट्रेट चेन में है, एक में 4 CH2 स्ट्रेट चेन में है। लेकिन अगर हम इसमें पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट सॉरी टेराफ्थेलिक एसिड डाल देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं। देखिए तीनों को मिक्स कर दिया, हेक्सामेथिलीन डायमीन, उसके बाद एडिपिक एसिड और ये टेराफ्थेलिक एसिड, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा बीच में जो है, अभी ये देखिए पहले ये दोनों कंडेंस हो गए, उसके साथ में टेराफ्थेलिक एसिड आ गया और फिर से ये कंडेंसेशन चालू हो गया। इसकी वजह से क्या होता है कि एलिफेटिक के साथ साथ एरोमेटिक रिंग इंट्रोड्यूस हो गई, तो उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसका नेचर बढ़ जाएगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आसानी से बढ़ जाएगा। इसी के साथ हमारा कोपॉलीमराइजेशन टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है।